भारत, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, भारत। ये बताइए कि अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक व्यापार समझौता किया है, उसके कुछ मुख्य बिंदु आप बता सकते हैं? सर, भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट नाम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो वर्तमान में लगभग $27 बिलियन हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है, उसे आने वाले 5 सालों में लगभग $50 तक का रखने का जो निश्चय किया है। और इस ट्रेड डील के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत के लगभग 95% जो प्रोडक्ट्स है उन्हें एक तरह से कम ड्यूटी पे ऑस्ट्रेलियन मार्केट का जो एक्सेस मिलेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लगभग 80 to 85% ऐसे प्रोडक्ट्स है जिन्हें भारत में कम शुल्क पर एक्सेस मिलेगा। हालांकि दोनों देशों ने आपसी सहमति से जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है जबकि भारत के लिए एक सेंसिटिव सेक्टर है, तो उसको इससे दूर रखा है। अभी भारत के लिए डेयरी एक सेंसिटिव सेक्टर क्यों है, जबकि विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान अग्रगण्य है? तो ऐसा क्यों है कि भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं, और उनको ये चिंता है कि अगर हमने इस मार्केट को भी ओपन कर दिया तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हिट लगेगा? सर, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो भारत के स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, उनकी इनकम का जो पशुपालन एक बड़ा सोर्स है, जबकि भारत में जो पशु प्रजातियाँ है वो सर उनकी जो उत्पादकता है काफ़ी कम है। तो भारत में दुनिया में अगर उत्पादकता के हिसाब से देखें तो सर काफ़ी कम। भारत में कौन से प्रजातियां हैं जो दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक यील्ड देती हैं, सर्वाधिक उत्पादन होता है जिन प्रजातियों से? आप कुछ आइडिया है? सॉरी सर, नहीं है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से जो WTO है उसका महत्व, जो आर्थिक परिदृश्य है विश्व का, उसमें कम हुआ है। क्या कारण है कि WTO का जो प्रभाव है जैसा पहले था वैसा अब नहीं दिखता है? सर, मुझे लगता है कि WTO में जो जैसे अमेरिका का जितना प्रभुत्व था, WTO की जो डिस्प्यूट रिडर्सल जो मैकेनिज्म है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो एक तरह से उसमें अड़ंगा लगाया था कि और काफ़ी समय तक जो जज वगैरह होते हैं जो डिसीजन लेते हैं सर, उनके जो काफ़ी टाइम तक सर जो उसमें नियुक्ति करने से सर उनको वंचित किया था, और वो कहीं ना कहीं एक तरह से डिसइफेक्टिव हो गई थी। तो सर ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि जो सब्सिडी का इशू जो विकासशील देश और विकसित देश कहीं ना कहीं उठाते हैं, कि विकसित देशों के लिए तो जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है जो सभी के लिए एक तरह से उसमें सर कोई लिमिट नहीं है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का आपने नाम लिया, क्या होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी? सर, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में जो है सभी देशों को एक लिमिट नहीं है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर एग्रीकल्चर में इनोवेशन के लिए फंडिंग कर सकते हैं। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये क्या है? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल या मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? सर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो, या जो अगर दो देशों की बात करें तो सर उनके मध्य जो है उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। इनके माध्यम से दोनों देश जो आपसी व्यापार है उनमें एक दूसरे की जो वस्तुएं हैं उन्हें कम शुल्क पर, वस्तु और सेवा को कम शुल्क पर जो है मार्केट एक्सेस प्रदान करते हैं। जबकि मल्टीलैटरल में जैसे हम आसियान की बात करते हैं तो उनमें सर काफ़ी सारे देश सम्मिलित होते हैं, तो इनमें आपसी जो व्यापार होता है वो कम शुल्क पर व्यापार होता है। इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक आता है टैरिफ बैरियर, सुना है इसके बारे में? एक नॉन टैरिफ बैरियर, ये क्या होते हैं? सर, टैरिफ बैरियर की अगर हम बात करें तो जैसे डायरेक्ट हम भारत में जैसे कभी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है तो हम उन पे कहीं ना कहीं लिमिट लगा देते हैं सर, या फिर जो शुल्क है वो बढ़ा देते हैं, तो उन्हें डायरेक्ट रूप से टैरिफ बैरियर कहते हैं। जबकि नॉन टैरिफ बैरियर की बात करें तो जैसे भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जो कई विदेशी देश है, यूरोपीय कंट्री या फिर जापान जैसे फाइटो एंड सैनिटरी फाइटो जो लिमिट्स लगाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, वो सर नॉन टैरिफ बैरियर से कहीं ना कहीं। फाइटो सैनिटरी से क्या अभिप्राय है? सर, कहीं ना कहीं उनकी जो क्वालिटी को लेकर कहीं ना कहीं ये इंगित करता है। पिछले दशक में और उसके पिछले दशक में अगर देखें, विशेषकर 21वीं शताब्दी का जो पहला दशक था उसमें भारत के दक्षिणी पूर्वी एशिया जो देश हैं उनके साथ काफ़ी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए, और काफ़ी जो मार्केट एक्सेस था इंडियन प्रोडक्ट को और उनके प्रोडक्ट्स को मिला, लेकिन उसके बाद से उसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ में हमारे इकोनॉमिक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हैं? सर, इकोनॉमिक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं कह सकते, परंतु हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारत के उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है, और सरकार कहीं ना कहीं जो पहले के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए थे उनको रिव्यू करने का प्लान कर रही है। और सरकार का ट्रेड डेफिसिट की वजह से कम हमारे संबंध, उसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई, या उसके दूसरे कोई कारण भी हैं? सर, अन्य भी कारण है, परंतु उन देशों को मुझे लगता है ज़्यादा लाभ हुआ है उस चीज़ का, और भारत का जो
लेबर इंटेंसिव सेक्टर कहीं ना कहीं सर उनको एक्सेस कम प्रोवाइड करते हैं वो देश, तो ये भी एक बड़ा कारण है। एनएसजी के बारे में कुछ जानते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप? सर ये एनएसजी एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया में जो न्यूक्लियर जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम वगैरह, इनकी सप्लाई को कहीं ना कहीं सर रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, थैंक यू।